03। अच्छा, M1 के और भी सेशन है, एक इंशाल्लाह ताला संडे को भी होगा। सो द नेक्स्ट सेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट सेशन ऑफ M1 will be on Sunday, that is 8th May, and it would be at 6 p.m. So either it would be a recorded lecture premiered at that time, or it would be a live session. वो मैं देख लूंगा अपनी सहूलत के हिसाब से। अच्छा, अब हम लोग ये करते हैं कि जो चीजें हैं कि मार्क स्कीम भी मैंने यहाँ साइड पे लगाई हुई है, दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। और हम लोग ये करते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसकी पर्टिकुलर मार्क स्कीम को देखते हैं। एट द सेम टाइम मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जो लाइव चैट है उसमें भी मैं अपनी नजर रखूं, क्योंकि कभी कभार मैं पढ़ाने में इतना मसरूफ हो जाता हूं कि उससे मेरी नजर हट जाती है। सारी चीजें मेरे पास है, तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मोमेंटम ओवर द इयर्स आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा जगह ले रहा है, तो ये मोमेंटम का सवाल है। सबसे पहले मैंने उसको लेबल कर दिया, दिस इज मोमेंटम। और यहां पे क्या कह रहे हैं, दो पार्टिकल्स की कहानी है, एक P है एक Q है, ऑफ मासेस 0.4 एंड 0.5 kg। तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मोमेंटम के लिए जो चीजें मुझे ड्रॉ करनी होती है वो मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये दो मासेस मैंने ड्रॉ किया, P को डबल ड्रॉ किया और Q को मैंने डबल ड्रॉ किया। उसके बाद मैं इसको लेबल कर लूंगा, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज P, दिस इज Q। मैं जरा मार्कर थिक उठा लेता हूं, दिस इज 0.55 एंड दिस इज 0.5, तो इसको थोड़ा सा और थिक कर देते हैं। नाउ इनके मासेस से 0.4, दिस इज टू थिक, दिस इज 0.4 kg, this is 0.5 kg, this is 0.4 kg, this is 0.5 kg। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है, इट सेज ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, दे आर मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर विद अ स्पीड ऑफ 2.5 एंड 1.5। मैं P को सीधे हाथ पे दिखा देता हूं, दिस इज 2.5 मीटर्स पर सेकेंड, और मैं Q को उल्टे हाथ पे दिखा देता हूं, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। मैं अपना असूल ये रखूंगा कि जो वेलोसिटी सीधे हाथ पे है आई टेक इट टू बी पॉजिटिव, जो वेलोसिटी उल्टे हाथ पे है आई टेक इट टू बी नेगेटिव। इसने कहा कि आफ्टर दे कलाइड द स्पीड ऑफ Q इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ P। अब इसने पॉसिबल वैल्यूज की बात की, स्पीड ऑफ Q इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ P, तो हो सकता है एक सिनेरियो ये है कि टकराने के बाद ये भी आगे की तरफ जाए, ये वाला भी आगे की तरफ जाए, और अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी स्पीड 2v है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। व्हाट एल्स इज द अदर पॉसिबिलिटी? द अदर पॉसिबिलिटी इज कि जो p है वो टकरा के पलट जाए, ये भी हो सकता है। तो जो p है, मैं जरा नीचे जगह छोड़ता हूं, वो टकरा के पलट जाए, and this is v like this and this one is 2v like this। ये दो सिनेरियो समझ में आते हैं। तीसरा सिनेरियो भी पॉसिबल है, वो अभी हम बाद में देखेंगे, पहले इन दो से काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जो सिनेरियो 1, तो इसके अंदर केस 1 कह लें, मैं इसको इरेज कर देता हूं जगह छोड़ने के लिए, and this is case number 1। इसमें 0.4 into 2.5 and 0.5 into negative 1.5 is equal to, तो ये वाला जरा सा ऊपर सिनेरियो शिफ्ट कर दे, ये इधर पे आ गया, is equal to क्या होगा, 0.4 into v and 0.5 into 2v। ये पहला सिनेरियो। कैलकुलेटर 0.4 into 2.5, ये तो 1.0 है, एंड 1.5 का आधा नेगेटिव 0.75 हो गया, दिस इज 0.4v एंड दिस इज 1.0v। यहां तक सही है। दिस इज 0.25 is equals to 1.4v, therefore make v the subject, that is
0.25, that's 0.25 divided by 1.4, this comes out to be 5/28 fractions में, या 0.1786 which simplifies to 0.179 meters per second. ये एक सिनेरियो। अच्छा जी, दूसरे सिनेरियो पे आ जाए, यही चीज मैंने यहां नीचे कॉपी कर ली। केस 2 पर आ जाए, क्योंकि उसने कहा पॉसिबल सिनेरियोज क्या क्या है। उल्टे हाथ पे बिफोर कलेशन तो वही रहेगा, दैट इज 0.4 into 2.5 and this is 0.5 into negative 1.5 which simplifies to 0.25 as it is. सीधे हाथ पे अगर P पलट जाए तो क्या होगा? तो अगर P पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.4 into negative V और ये हो जाएगा 0.5 into 2V. गॉट द आइडिया? ये हो गया negative 0.4V और ये हो गया 1.0V. This comes out to be 0.6V, that is 0.25. Therefore, V comes out to be 0.25 divided by 0.6, that's 25/60, जो के डिवाइड होने के बाद 5/12 आता है, 0.417, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं, 0.417 करेक्ट टू 3 significant figures. This is 3 significant figures. अच्छा जी, ये वाली दो आंसर्स आपके पास आते हैं। अब व्हाट इज द अदर सिनेरियो? द अदर सिनेरियो इज व्हाट इफ दोनों ही पलट जाए, ठीक है, और एक इस तरफ जाए एक इस तरफ जाए। अब देखें, दोनों एक दूसरे की तरफ तो नहीं हो सकते, ठीक है, दे बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज 0.79, और दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। व्हाट इफ वी वाला जो है वो वाला जो है वो और ये दोनों ही पलटे एक ही डायरेक्शन में? कुड दिस बी अ पॉसिबिलिटी? ये इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि वो फिर अलग से कलाइड कर जाएंगे। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज दैट वी कैन हैव। लेट मी ड्रॉ इट। v in this direction, 2v in this direction, and दोनों इस तरफ जाएं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो है कि दोनों इस तरफ जाएं, मगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो फिर से टकरा जाएगा। और तीसरा क्या है, ये इस तरफ पलट गया, ये इस तरफ पलट गया। सो दीज आर द टू पॉसिबल आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा जी, यहां चार्ट पे कुछ भी नहीं है, और अब मैं जाता हूं मार्क स्कीम पे, और क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पहली ये इसका सारा कुछ पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, the solution to this problem required the use of conservation of momentum. दो कंजर्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है और दूसरा जो होता है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और द कंडीशन दैट स्पीड ऑफ q is twice the speed of p was sometimes misinterpreted, और ये सारा कुछ है, ये पहला तो हो गया। सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि अब क्या होगा, टू ऑब्टेन अ सेकंड सॉल्यूशन कैंडिडेट्स नीड टू रिकॉग्नाइज दैट आफ्टर द कलिशंस द पार्टिकल्स ईदर, एक ऑप्शन तो ये है, ईदर ट्रैवल्ड इन द सेम डायरेक्शन विद मोमेंटम, सो ट्रैवल्ड इन सेम डायरेक्शन, और ट्रैवल्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Some solutions concluded with a negative velocity rather than the speed of the particle p. Final answers were occasionally seen as such and such. Rather than 3 significant figures, values expected. So 3 significant figures में करना है। A few candidates considered conservation of energy rather than conservation of momentum. So that is absurd कि असल क्वेश्चन जो है वो तो है ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, इसकी मार्क स्कीम से भी पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। So now question number 2 is about what? एक नजर देखें, व्हाट्स नजर आ गया तो पावर वाला कॉन्सेप्ट है, और फिर हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन, तो यहां पर पावर का कॉन्सेप्ट है, और पावर के साथ F is equals to ma का कॉन्सेप्ट है। सही है? अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं? A cyclist is traveling along a horizontal straight road, या straight horizontal road, जैसे भी आपकी इंग्लिश है वैसे पढ़ें। She's working at a constant rate of 150 watts at the instant when her speed is 4, her acceleration is this much, resistance is this much, find the total mass. डायग्राम बना लेना बेहतर है, एग्जामिनर भी इस चीज को मानता है कि डायग्राम थोड़ा सा बना ही लेना चाहिए। तो ये एक यहां पे फ्लैट सरफेस बनाया, यहां पर आपने एक
साइक्लिस्ट और बाइक को एक पार्टिकल के तौर पे आपने बताया और आपने इसकी फोर्सेस मार्क की। ये जो फॉरवर्ड फोर्स है दैट इज पावर विच इज 150 वॉट्स, तो ये 150 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी विच इज 4। जो आपकी रेजिस्टेंस है वो है 20 न्यूटन। जो आपकी एक्सेलरेशन है वो है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए मास। तो मास इज अननोन, मास इज m, द कंबाइंड मास। तो सिंपल सी वर्किंग है, 150 over 4 minus 20 is equals to mass m into acceleration 0.25। सो 150 को 4 से डिवाइड किया और उसके बाद उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद उसको 0.25 से डिवाइड किया। सो द मास, कंबाइंड मास ऑफ साइक्लिस्ट एंड हर बाइक इज 70 किलोग्राम। एक्यूरेसी का कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ इट सेज the cyclist comes to a straight hill inclined at an angle theta above the horizontal। अब ये एक हिल पर आ गए और यहां पर आपने इसका छोटा सा डायग्राम बना लिया। तो ये आपका हिल आ गया और इसका एंगल जो है वो है थीटा, और थीटा हमें ढूंढना है। शी असेंड्स, असेंड्स का मतलब है ऊपर जाना। द हिल एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड तो एक्सेलरेशन 0 है। तो फिर से आपने ये डायग्राम बना लिया, ठीक है, और ये डायग्राम आपने यूं करके बना लिया। उसके बाद आप कहेंगे कि ऊपर की तरफ जाएंगे, सेम रेट एज बिफोर, रेजिस्टिव फोर्सेस अनचेंज। ये 20 न्यूटन है, ये पावर ओवर 4 है, नहीं पावर ओवर 3 है, 4 तो पहले था। पावर की भी तो वैल्यू लिख ले, 150। सो 150 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और क्या चीज चाहिए? और जो नई चीज आएगी वो क्या है? वो है आपका mg sin theta, that is 70 into g into sine of theta। so this is the new thing that comes। अब चूंकि ये कांस्टेंट से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, therefore acceleration is 0। therefore 150 over 3 minus 20 minus 70 into 10 into sine theta equals to mass into acceleration of 0। So basically 150 over 3 is 50, 50 minus 20 is 30, 30 is equals to 700 sine theta। तो अगर वो सिर्फ साइन थीटा मांगता तो साइन थीटा इज 3 over 70, और अगर थीटा मांगेगा तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे साइन इनवर्स ऑफ 3 over 70 एंड देन यू गेट द आंसर। एंगल इन डिग्रीज, फाइनल आंसर for angle in degrees is 1 decimal place। That is the question for this one। आए इसका एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ते हैं, क्या कहता है ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में the question was found to be generally straightforward with fully correct solutions frequently seen in both parts। पहला पार्ट, the majority of candidates applied Newton's second law, solved the resulting equation, occasionally the resistance force was emitted, और उसके बाद कहीं पे कोई प्लस माइनस का साइन एरर है। पार्ट बी इंक्लूडेड अ चेंज फ्रॉम एक्सेलरेशन, चेंज आया एक्सेलरेशन से कांस्टेंट स्पीड, एंड द चेंज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रोड टू अ हिल, यानी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। द एरर सीन इंक्लूडेड एन एडिशनल एक्सेलरेशन टर्म व्हेन रिजॉल्विंग, ये गलती है, एन अनचेंज ड्राइविंग फोर्स, यानी उन्होंने वो 4 ही लिखा हालांकि वो 3 बन गया था, एन mg cos थीटा और mg sin थीटा, यहां g मिस कर दिया ये, इंस्टेड ऑफ m sin थीटा। अच्छा गलती बता रहा है, mg cos थीटा लिखा या m sin थीटा लिखा इंस्टेड ऑफ द करेक्ट mg sin थीटा यूज फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द हिल। तो ये इसका एनालिसिस था। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन नंबर 3, और यहां मैं देख लेता हूं कि अगर कोई चीज है, एक मिनट कहां से देखते हैं ये, अच्छा जी इसकी चार्ट, अच्छा यहां से है लाइव चार्ट, ओके जी। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 4 कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर का मतलब है एग्जिस्टिंग ऑन द सेम प्लेन, act at a point, the magnitude of the forces are 20 and 30 and 40 and F। आपको नजर आ रहा है। The direction of the forces are shown with sin alpha is
0.28 and sine beta is 0.6. Given that the forces is in equilibrium, find f and theta. अच्छा, अब यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है. हमारे पास एक तो वो ट्राइंगल वाला तरीका होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बीटा है और मैंने यूं करके ड्रॉ कर दिया, तो पहले मैं बीटा को निकालता हूं. साइन ऑफ बीटा इज 0.6. 0.6 इज 6/10. और मैंने पाइथागोरस से इसको 8 निकाल लिया. दिस इज थ्रू पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा साइन बीटा जो था वो 0.6 था, या 6/10 था, या 3/5 भी लिख सकते हैं. और कोसाइन ऑफ बीटा जो है दैट इज 0.8 यानी 8/10. ये मुझे चाहिए. अब क्या मैं ये किसी और तरीके से निकाल सकता हूं? बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं. एंड दैट कॉन्सेप्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. अगर मेरे पास साइन ऑफ बीटा जो है is 0.6, so sine square beta is 0.6 square, which is 0.36. So 0.36 plus cosine square beta equals to 1. Cosine square beta is 0.64. Therefore cosine beta, we only take the positive value acute angle ki basis pe. This comes out to be 0.8. So that's another way of doing it. By the same token, अगर मेरे पास यही चीज है, ये मैंने थीटा लिखा था, थीटा की जगह बीटा लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा है. एंड दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1. साइन ऑफ अल्फा जो है वो है 0.28. So therefore 0.28 square plus cosine square alpha is 1. Cosine square alpha is something. Therefore cosine alpha is something. अब मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं. So this is 0.28 स्क्वायर किया मैंने और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया. 576 ओवर, अब ये कैलकुलेटर उस वाले मोड में, तो 576 ओवर 625. That square root is 24/25. तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, और 24 डिवाइडेड बाई 25 मैंने पहले कर लिया, और स्क्वायर रूट लेंगे. सो देयरफॉर दिस आंसर, एक मिनट, स्क्वायर रूट 0.96 एंड दिस आंसर कम्स आउट टू बी, मुझे कोसाइन अल्फा चाहिए. कोसाइन साइन अल्फा इज दिस थिंग. So therefore this is 24/25. सिर्फ मैं ये डिवाइड कर देता हूँ, स्क्वायर रूट नहीं करना था. 24/25. This comes out to be 0.96. ये आ गया 0.96. अच्छा जी, ये जो 0.28 था ये 28/100 था, यानी कि 14/50 था, यानी कि 7/25 था. अब कुछ मशहूर ट्राइंगल्स के मैं नाम लिख देता हूं क्योंकि वो आपकी जिंदगी में बार बार आएंगे. जो मशहूर राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं उसमें एक तो आता है सबसे मशहूर 3, 4, 5, जो 6, 8, 10 भी बन जाता है. सो 3, 4, 5 दैट आल्सो बिकम्स 6, 8, 10. दूसरा आता है 7, 24, 25 जो कि अभी आपको नजर आया. तीसरा आता है 5, 12 एंड 13. तो ये तीन बहुत ज्यादा आता है. और एक और भी आता है, आई थिंक वो है 61 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, दैट इज 3600, और 121 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल्स टू 11. सो एक और आता है दैट इज 11 एंड 60 एंड 61. तो ये कुछ आते हैं जो बार बार घूम फिर कर आते हैं. खैर, कमिंग बैक टू दिस, ये हम जरा वहां निकल गए थे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. Given that the forces are in equilibrium, तो अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो अब ये करेंगे कि यहां पे इसकी रेजोल्यूशन करेंगे. 20 को रिजॉल्व कर लें तो एक यूं जाएगा, थोड़ा सा थिन बना लेते हैं. 20 को रिजॉल्व करें, एक यूं जाएगा, एक यूं जाएगा. ये 20 का हो गया. एफ का जो है वो उल्टे हाथ पे और एफ का ऊपर की तरफ. फिर उसके बाद ये वाला जो 30 है ये सीधे हाथ पे, ये नीचे की तरफ. एक और कोई कलर चूज कर लूं. लेट मी चूज ऑरेंज. और ये इस तरफ और ये इस तरफ.
ये यूं करके मैंने सारे लेबल कर दिए। पहले आराम और सुकून से इसकी वर्किंग करें। दिस इज 20 कोसाइन 60, यहां कोई प्लस माइनस नहीं डालेंगे। 20 साइन 60 वो सब बाद में देखेंगे। ग्रीन वाला 30 कोसाइन अल्फा। What is cosine of alpha? Cosine of alpha is 0.96. That is 30 into 0.96. ये हो गया। This one is 30 sine alpha. That is 30 into 0.28. जो जो चीजें हैं वो मैं लिखता जाता हूं। 20 cosine 60 is 20 into 0.8660. Oh, sorry, cosine of 60 half होता है, sine of 60 0.8660 होता है। ये हो जाएगा 20 इंटू 0.8660। ये वो रेशियोज है जो मुझे याद है। अब यहां पे थीटा इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, सो दिस इज एफ कोसाइन थीटा, दिस वन इज एफ साइन थीटा। और यहां पर आ गया 40 कोसाइन बीटा, सो दिस इज 40 multiplied with cosine beta. What is cosine of beta? Cosine of beta is 0.8, so 40 into 0.8. And this one is 40 sine beta, and sine beta is 0.6. That's 40 into 0.6. सही है। अब उसी ऑर्डर में उसको हाईलाइट कर दें। ये एक आंसर आया है, थोड़ा सा और थिक कर दें। ये आंसर आया है, ये आंसर आया है। यहां पर अब ग्रीन पर आ जाए। ये वाला एक ग्रीन है, ये वाला ग्रीन है। ब्लू पर आ जाए, ये वाला ब्लू है, ये वाला ब्लू है। पिंक पर आ जाए, ये एफ कॉस थीटा है, एफ साइन थीटा। यहां तक सही है। अब इसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, सो सम ऑफ फोर्सेस should add up to 0. That means the right force should equal the left force. So 20 into 0.5 and 30 into 0.96 should equal 40 into 0.8, and this is f cosine theta. यहां से सुकून से आप f cosine theta को सब्जेक्ट बना लेंगे और आपका कोई आंसर आ गया। इसी तरीके से वर्टिकल वर्किंग करेंगे। सो देयरफॉर दिस इज एफ साइन थीटा, सो दिस इज एफ साइन थीटा, एंड दिस वन इज 20 into 0.8660, 20 into 0.8660, that is equals to the orange one, which is 40 into 0.6 plus 30 into 0.28। यहां से आप एफ साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे और यहां से कोई ये वाली वैल्यू आ गई। यहां तक सही है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? एफ साइन थीटा इज दिस वैल्यू जिसको मैंने ट्राइंगल से डिनोट किया, डिवाइड करेंगे एफ कोसाइन थीटा जिसको मैंने रेक्टेंगल से डिनोट किया। देयरफॉर एफ एफ कैंसिल, टेंजेंट थीटा इज दिस ओवर दिस, and hence you find the value of theta. You can plug in equation 1 कह लें, equation 2 कह लें, plug in either equation and you will find the value of f. तो ये वाली वर्किंग थी इसकी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और इसकी वर्किंग। चलो जी, ये वाला भी हो गया। अब इसका जरा एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, it says the question was well attempted by nearly all candidates who frequently resolve the forces and solve the resulting simultaneous equations accurately. ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? फाइनल आंसर्स इंस्टेड ऑफ सच एंड सच वर सीन, यानी फाइनल आंसर्स जो थे असली वाले, सही वाले, वो 16.5 और 65.7। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने प्री मैच्योर अप्रोक्सीमेशन की। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा वर्क इन एटलीस्ट 4 significant figures so that the final answer should be rounded off to 3 significant figures. Exception क्या है? Degrees. The only exception is degrees. The angle and degrees work in 2 decimal place so that final answer is in 1 dp. ये चीज हो गई। उसके बाद क्या है? उसके बाद है एरर्स। और क्या थे? और देखते जाएं, पढ़ते जाएं, सीखते जाएं दूसरों से। अदर एरर्स इंक्लूड साइन एरर्स और यूज ऑफ साइन इंस्टेड ऑफ कोसाइन और कोसाइन इंस्टेड ऑफ साइन व्हेन रिजॉल्विंग, और व्हेन सब्स्टिट्यूटिंग फॉर साइन अल्फा, साइन बीटा, कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा, इसकी सब्स्टिट्यूशन में मसला है।
Since values of sine alpha and sine beta were given in the question, it was possible to calculate cosine alpha, cosine beta exactly without finding and using approximation. तो ये जो हम लोगों ने सारी वर्किंग की है, ये वाली वर्किंग जरूरी थी. तो ये वाली जो है, जो प्योर मैथ्स P1 की वर्किंग है, ठीक है, दिस इज P1 प्योर मैथ्स की वर्किंग इन एग्जैक्ट फॉर्म. सो दैट इज अ मस्ट, क्योंकि आपको एंगल नहीं निकालना, आपको इन रेशियोज में, इन डेसिमल्स में, इसके अंदर आपको वर्किंग करनी. चलें, ये भी डन हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप with a speed of u meter per second from a point on horizontal ground. तो यहां मैं जरा लेबल भी कर लूं किस चीज के क्वेश्चन है. ये लग रहा है क्वेश्चन काइनेमैटिक्स का, ग्रेविटी वाला. ग्रेविटी जो है वो हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इस्तेमाल करते हैं. ये वाला जो क्वेश्चन था, ये आपका था रेजोल्यूशन, और कभी रिजल्टेंट होता है, कभी इक्विलिब्रियम होता है. ये वाला था पावर, और ये वाला था मोमेंटम. सो कमिंग बैक टू दिस. अच्छा जी, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे. अब एक प्रोजेक्ट कर रहा है वर्टिकली अप विथ u मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. After 2 seconds, the height of the particle is 24. Show that u is equals to this for 2 marks. Initial velocity unknown है, acceleration है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर because you are throwing it up, और टाइम है 2 seconds, और जो डिस्प्लेसमेंट इसकी है जमीन से ऊपर, दैट इज 24 मीटर. कौन सी इक्वेशन लगेगी? इक्वेशन लगेगी s is equals to ut plus half at square. ये 24 है. u is u, t is 2, this is half into -10 into t square, क्वाड्रेटिक बनेगा. this is 2u, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, सॉरी, यहां पे तो t नोन है. so this is 2 स्क्वायर, ये 2u हो गया, ये 24 हो गया, ये हो गया -5, and 2 square is 4, that is 20. So 24 plus 20 is 44. 44 is 2u, therefore u is 22 meter per second. So that's quite easily done. ये वाला हो गया. सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट इज फॉर 4 मार्क्स. अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं the height of the particle above the ground is more than h meters for a period of 3.6 seconds. अब इसके आप जब मार्क स्कीम देखेंगे तो एक से ज्यादा तरीके हैं. मैं एक ही तरीका, सिंप्लीफाइड तरीका, आई बिलीव इन दैट, कि एक ही सिंपल तरीके से बताएं. हाइट ऑफ द पार्टिकल above the ground is more than h meter. ये पूरा एक जुमला है. above the ground is more than h meter for a period of 3.6 seconds. इसका मतलब ये है कि जमीन बनाएं पतली सी, दिस इज द ग्राउंड लेवल, और यहां पे जरा सा थिक मार्क करें, ये आपका एक हाइट है. यहां पर इसने ये कहा, ये वो h था जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसने कहा इससे ऊपर जो है वो 3.6 सेकेंड्स रहेगा. इसका मतलब है यूं घूमेगा, मैक्सिमम हाइट पे आएगा, और फिर यहां पे फिर इस लेवल पर आएगा. अगर ये 3.6 सेकेंड्स है, यहां पे हमेशा सिमेट्री होती है, जितनी देर में ऊपर जाएगा उतनी देर में नीचे आएगा. सो देयरफॉर दिस इज 1.8 सेकेंड्स, दिस इज 1.8 सेकेंड्स. यहां तक सही है? What is the value of velocity at this instant? इसका नाम मैं रखता हूं v मीटर पर सेकेंड. सही है? तो अब मैं कहूंगा the initial velocity, this is v meter per second, and final velocity, that is 0 meter per second. Acceleration is -10 meter per second square. और उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि आपका जो टाइम है वो है 1.8 सेकेंड्स. तो आपने सिंपल सी वर्किंग की. v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. v जो है वो 0 लिया, u जो है वो v लिया, a जो है वो -10 लिया, t जो है वो 1.8 लिया. सिंपल सी कैलकुलेशन है. v कम्स आउट टू बी 18 मीटर पर सेकेंड. बात समझ में आई? अब जो ये नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, मैं 1 मिनट यहां पे देख लेता हूं. अब जो ये नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है इस जगह से, तो ये तो फेंका जा रहा था 22 मीटर पर सेकेंड.
और ये v अब मिल चुका है, दैट इज 18। तो कितने हाइट पर है ये निकाल लें। सो नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज 22 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 18 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी बेसिस के ऊपर वर्किंग होगी, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v जो है वो 18 स्क्वायर है, u जो है वो 22 स्क्वायर है, 2 इंटू -10 इंटू s। अच्छा जी, 18 का स्क्वायर जो है वो होता है 324, और 22 का जो स्क्वायर है वो होता है 484। 484 और 324 का डिफरेंस 160 डिवाइडेड बाय 20, so 160 over 20, therefore s comes out to be 8 meters. That means the value of h is equals to 8 meters exact. There is no rounding off. So that is the working for this part, and I am very sure कि जो second part था ये लोगों को मुश्किल लगा। क्वेश्चन नंबर 4 की मार्क स्कीम जरा गौर से देखते हैं। It says the great majority of candidates applied पहले पार्ट में appropriately to obtain the result, ठीक है। A few mistakenly assume that the greatest height of 24 meter with velocity of 0. I don't know who are these people, कहां से आते हैं ये लोग, and applied this thing to obtain such and such approximately. ठीक है, I don't even want to think about this. Second part, this is important. The part was found to be more challenging. Truly it was challenging and produced a variety of attempted methods. ठीक है। The question involved the use of constant acceleration formula, usually in 2 stages. It was essential to realize that 3.6 seconds was the time spent above h meter with 1.8 seconds rising and 1.8 seconds falling. तो सबसे जो काम की बात है वो ये वाली है, ये वाली असल है, ठीक है, कि जो आधा टाइम ऊपर जाने में लगेगा, आधा टाइम नीचे आने में लगेगा। It was common to see this thing applied with such and such mistake to obtain this displacement of the ground 3.6. Many candidates were able to find the greatest height reached. अच्छा, ये दूसरा मेथड है। So now this is another method. वो कुछ लोगों ने उन्होंने ये किया, few candidates were able to find the greatest height reached or the time taken to reach it, but could not always produce further to find h. मैंने ये वाला मेथड नहीं बताया, और ये दूसरी अप्रोच है, ये भी कर सकते हैं। आई पर्सनली प्रेफर द फर्स्ट मेथड। यहां पे गलतियों का बता दिया क्या क्या गलतियां आगे चल के हुई। कमिंग बैक टू दिस, ये हो गए 4 क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये 4 क्वेश्चंस में कितना टाइम लगा ये मैं देखना चाहता हूं। ये 4 क्वेश्चन में तकरीबन समझाते समझाते लगा है अराउंड हाफ एन आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं कि a car of mass 1400 kg is towing a trailer of mass 500 kg. तो सबसे पहले तो मुझे महसूस हो गया F is equals to ma की कहानी होगी, ये भी हो सकता है, या वर्क और एनर्जी की कहानी होगी, वर्क एनर्जी क्या कहेंगे प्रिंसिपल, ये भी हो सकता है, या आप बल्कि प्रिंसिपल की जगह वर्क एनर्जी इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हो सकता है। इसके अलावा पावर तो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो आई थिंक दिस इज अबाउट इट। एंड नेचुरली यहां पे इंक्लाइन प्लेन की बात होगी और हॉरिजॉन्टल की भी बात होगी। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, दैट इज के इसने बात की है कार का मास है 1400, लेट मी मेक इट थिनर। कार का मास है 1400 और उसके बाद जो है जो दूसरा मास है दैट इज 500 केजी, और ये नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज मूविंग डाउन लाइक दिस, स्ट्रेट हिल इंक्लाइंड एट 5 डिग्रीज, सो दिस इज गोइंग डाउन। पहले तो मैंने ये मार्क कर दिया। द कार एंड द ट्रेलर आर कनेक्टेड बाय अ लाइट रिजिड टो बार, टेंशन होगी। At top of the hill, the speed of the car and the trailer, अब ये दोनों एक ही चीज है, is 20 meter per second. Bottom of the hill, the speed is 30 meter per second. It is given that the car and the trailer descend the hill. फिर से बता रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, डाउन भी लिखा है, डिसेंड भी लिखा है। And the engine of the car does this much of work. ये इंजन की मेहनत है। And there are no resistive forces. इसने रेजिस्टेंस को ही गाइड कर दिया। Find the length of the hill.
अब ये वाला जो है, ये कॉन्सेप्ट वो है, दैट इज अबाउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और बाय इंजन, दैट इज इक्वल्स टू, ये जरा अजान हो रही है, मैं अजान के लिए वेट कर लेता हूं। आप लोग तब तब तक आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू। तो यहां हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी जो वर्किंग है वो इस चीज की होगी कि वर्क डन बाय द इंजन, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ये वाली वर्किंग है। वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो इस सिनेरियो में जीरो है। वर्क डन बाय द इंजन, ये वैल्यू आपको दी हुई है 150 एंड 3 zeros। अब जो आपकी दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहला काम नेगेटिव करें। व्हाई? बिकॉज दिस इज गोइंग डाउन, सो हाइट डिक्रीजेस। जब हाइट डिक्रीज हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट्स बिकमिंग नेगेटिव। एम जो है वो है 1400 प्लस 500, दैट इज 1900 इंटू जी into sine of 5 degrees and distance along the length of the hill, इसका नाम मैंने d रख दिया है, so that is multiplied by d। ये चीज आ गई। इसी तरीके से change in potential energy जो है, that will be positive। why? because speed increases, because speed increases, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। कहां से कहां तक? 20 से लेके 30 तक। so that is equals to half multiplied by 1900 multiplied by the change in velocity, which is 30 square minus 20 square। तो ये दो कैलकुलेशन आपको करनी थी, उनको इनकी रेस्पेक्टिव जगह पे लिख देंगे एंड देन सॉल्व फॉर डी। तो यहां से आपको डी की वैल्यू बड़े सुकून से मिल जाएगी। दिस इज फॉर 5 मार्क्स, हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट की क्या बात कर रहे हैं? It is given instead that there is a resistance force of 100 Newton on the trailer. अब ये जो सिनेरियो की बात कर रहे हैं वो ये वाले सिनेरियो की है कि एक आपका इंक्लाइन प्लेन आपने यू बनाया और उसके बाद आपके पास दो पार्टिकल्स हैं। मैं ऐसी एक आइडिया देने के लिए बना देता हूं, ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है। अच्छा जी, ये क्या शक्ल है? रेजिस्ट ट्रेलर है, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रेलर and there is a tow bar connecting the two. तो ये टो बार से मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद क्या फोर्सेस हैं? यहां पे कोई फॉरवर्ड फोर्स है, बिल्कुल होगी, लेकिन उसके बारे में तो ये कुछ खामोश है। यहां पर वो जो थी इतना वर्क डन है वो सारी अपनी जगह पे। यहां पे टेंशन है, यहां पे टेंशन है, यहां पे ट्रेलर पे रेजिस्टिव फोर्स है 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन यूं आ गया। ट्रेलर का वजन कितना है? द वेट ऑफ द ट्रेलर इज 500, तो दिस इज 5 डिग्रीज। ये तो 5 डिग्रीज अपनी जगह पे, सो दिस वन इज 500 जी साइन ऑफ 5 डिग्रीज। यहां तक सही है? तो ये वाली चीज भी आपने मार्क कर ली है। अच्छा, अब क्या करें? इसके बाद ये कह रहे हैं कि एंड द लेंथ ऑफ द हिल इज 200 मीटर एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड द ट्रेलर इज कांस्टेंट। ये तो ऊपर जा रहा है ना? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? आई थिंक ये नीचे जा रहा था। Find the tension in the tow bar and find the tension in the tow bar between the car and the trailer. अब आपके पास क्या है? रेजिस्टिव फोर्स जो है वो 100 है और उसके बाद जो आपके पास वैल्यूज हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, यहां पे मैं जरा चीजें सेट कर लूं। दिस इज सबसे पहले आपके पास वेलोसिटीज भी तो है ना, तो उसकी बेसिस पे पहले आप अलग से एक्सेलरेशन निकालें। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 है, फाइनल वेलोसिटी 30 है, एक्सेलरेशन अननोन है, डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर्स है। तो ये मीटर्स है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। तो कौन सी इक्वेशन सही लगेगी? v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। v square is 30 square, u square is 20 square, plus 2 into a into s is 200. 900 minus 400 is 500. 500 divided by 200, that comes out to be 400 actually. So 900 divided by 900 minus 400 divided by 400, फिर से मैं ये मिस कर रहा था, is equals to a. Therefore, A comes out to be 1.25 meter per second square. ये डबल चेक कर लीजिए। अब क्या इक्वेशन है? अब F is equals to ma की इक्वेशन है। तो आप कहेंगे टेंशन माइनस 500 जी साइन ऑफ 5 डिग्रीज माइनस 100 डिग्रीज is equals to mass which is 500 into acceleration 1.25। ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ये उल्टा होना चाहिए। My bad, it's not going up, it's going down. So this would be like this: 500 g sine of 5 degrees plus 100 जो है वो इसका रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ है। So therefore, is it going up? Find the tension in the tow bar and the trailer. So अब यहां पर जो है वो तो वो डिसेंट की ही बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं डिसेंट की बात करूंगा और ये अगर नीचे भी जा रहा है, लेकिन टेंशन तो इसकी ऊपर की तरफ है। सो देयरफॉर दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि यहां पे इसको करना क्या है। सो देयरफॉर टेंशन तो वो उसको रोकेगा और ये दोनों चीजें मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मैंने डायग्राम जरा सा आगे पीछे कर दिया, ठीक है, तो मुझे डायग्राम 1 मिनट के लिए जरा सही करने दे, क्योंकि थोड़ी सी यहां कंफ्यूजन हो गई। यहां पर ये वाला जो है यूं है, ये वाला यूं है। गाड़ी चूंकि नीचे जा रही है तो ये गाड़ी आ गई, ठीक है, तो ये वाली आपकी गाड़ी आ गई और ये वाला आपका ट्रेलर आ गया और ये वाला आपका बीच में एक टो बार आ गया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसको जरा सा लेबल करें। सो देयरफॉर दिस इज अ टेंशन यूं भी है, टेंशन यूं भी है, ठीक है, इसको यूं खींच रहे हैं। यहां पे गाड़ी इसको नीचे खींच रही है, टेंशन इसको रोक रही है, इसको टेंशन खींच रही है।
इसका जो आपका रेजिस्टेंस है वो 100 न्यूटन है और ये जो है वो नीचे है. सो दिस इज 500 जी साइन ऑफ 5 डिग्रीज. सो दैट्स हाउ दिस वर्किंग इज टू बी डन. और अब ये सही बनेगी इक्वेशन. So tension is pulling it down, weight is pulling it down. Tension plus 500 G sine 5 degrees minus 100 Newton is equals to 500 into acceleration, which is 1.25. तो यहां से जब आप इसकी वर्किंग करेंगे तो अब आपको सही आंसर मिलेगा एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन. तो डायग्राम हमने ऊपर के पर्सपेक्टिव से बनाया था, डायग्राम हमें नीचे के पर्सपेक्टिव से बनाना है क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है. अच्छा जी, इसका क्वेश्चन जरा सा देखते हैं. द मोस्ट कॉमन मेथड, पहला पार्ट वो जो था पूरी इक्वेशन वाला. द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सोल्यूशन वाज टू सॉल्व अ वर्क एनर्जी इक्वेशन, जो कि हमने किया. परफेक्ट. इन फॉर्मिंग द एक्सपेक्टेड इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी लॉस, वर्क डन बाय द इंजन इज काइनेटिक एनर्जी गेन, हम लोगों ने अपने हिसाब से लिखा. एंड द कॉमन एरर वाज टू ओमिट वन ऑफ द थ्री टर्म्स टू कंबाइन द टर्म. और उसके बाद क्या कह रहे हैं, नो काइनेटिक एनर्जी एंड साइन एरर. साइन एरर, ओकेजनली देयर वाज अ रिपीटेड समथिंग. वेट इज द पोटेंशियल. हाँ, ये असल चीज है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं. इट वाज नॉट रियलाइज्ड that the work done by the component of weight is the potential energy loss. लोग potential energy भी अलग से लिखते हैं और work done by the gravity भी अलग से लिखते हैं. Those who formed a work energy equation in terms of which the change in height need to apply this. हम लोगों ने ये नहीं लिया, हमने vertical height नहीं लिया, हम लोगों ने distance down the plane लिया. Those who attempted work energy equations for either car or the trailer separately need to realize that both equations were necessary. अच्छा, यानी ये ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वर्क एनर्जी इक्वेशंस या तो कार के लिए किया या ट्रेलर के लिए किया. बोथ इक्वेशंस वर नेसेसरी सिंस दिस मेथड इन्वॉल्व टू अननोन्स, द टेंशन इन द टो बार एज वेल एज द लेंथ ऑफ द हिल. तो यहां पे लोगों को मसले हुए. उसके बाद अब आ जाएं इसके ऊपर. द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन यूज्ड दिस इक्वेशन टू फाइंड द एक्सेलरेशन डाउन द हिल एंड देन अप्लाइड F is equals to ma to the trailer. Those who involved either the car or the whole system frequently either overlook the driving force. अब ये बता रहे क्या गलतियां होंगी. Those who involved either the car or the whole system either overlook the driving force or assume it was this thing with the work done by the engine unchanged. Thus, it was common to see solution of erroneous simultaneous equation such and such. हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस किससे करना था, हमें फोकस करना था सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर, that is the trailer. Some candidates attempting a longer solution using work energy equation for the system in order to find the actual driving force. So this is too lengthy. Those who attempted the method either for the system or the car sometimes confuse the tension and the driving force without realizing. A clear and complete force diagram may have been helpful in assessing. तो यानी इसीलिए डायग्राम जरूर से बनाना चाहिए. ठीक है, चले जी, ये हो गया 5 क्वेश्चंस. कमिंग बैक टू दिस, अब एक मर्तबा मैं फिर से वहां पे चार्ट देख लेता हूं. अच्छा जी, अब ये कोई पूछ रहा है कि P1 खराब हुआ होगा तो M1 में कितने चाहिए. बेटा वो देखें, इंशाल्लाह ताला आप अपनी एफर्ट ट्राई करें. P1 का थ्रेशोल्ड जिस तरह होता है ओवर द इयर्स थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, तो उसकी फिक्र नहीं करें. आप यही ट्राई करें कि आप सारी चीजें सही करेंगे. पहले से ये नियत करके नहीं जाए कि मुझे ये चीज छोड़नी है और ये करना है. सो डोंट वरी, ट्राई योर लेवल बेस्ट. मैं यही लिख सकता हूं और मैं 1 मिनट पहले लिख लेता हूं. और इस वक्त आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ M1 पे फोकस करना है. इसकी फिक्र नहीं करें कि दूसरे का थ्रेशोल्ड क्या है और ये सारी चीजें क्या है, उसके भी फिक्र छोड़ दें. ठीक है, जितने मैंने 2021 के मैं पेपर्स डाल रहा हूं, ये तीसरा पेपर, चौथा पेपर है. मार्च, जून, जून, जून और फिर 3 नवंबर के इंशाल्लाह डालूंगा, वो देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 पर आए. Now it says a particle moves in a straight line and passes through the point A at time t is equals to 0. The velocity of the particle t after leaving A is given by such and such. तो ये आपकी इक्वेशन है velocity की. Find the times at which the particle is instantaneously at rest, hence or otherwise find the minimum velocity of the particle. अच्छा जी, प्योर मैथ्स P1 उसका लॉजिक बहुत ज्यादा जरूरी है, बार बार घूम फिर कर आता है.
सबसे पहले इसने कहा इंस्टेंटेनियस रेस्ट, सो v इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेस्ट. 2t square minus 5t plus 3 equals to 0. I think it would factorize 2t square minus 6t plus t plus 3. नो, यहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो देख लें ये छोटी सी मुझसे गलती हो रही थी. लेट मी करेक्ट माई सेल्फ. minus 5t is minus 2t minus 3t plus 3 equals to 0. क्यों? सुनते जाएगा. 2 into 3 is positive 6. minus 2 minus 3 is positive 6. अगर मैं लिखता minus 6 plus 1, that would be negative 6, which is wrong. ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा. तो अब मैंने सही कर लिया. 2t t minus 1 minus 3 t minus 1 equals to 0. Therefore t minus 1 2t minus 3 equals to 0. Therefore t is equals to 1. Therefore t is equals to 1.5. ये भी हो गया, ये भी हो गया. ये दो टाइम्स आ गए. Hence or otherwise, find the minimum velocity of the particle. मैं hence तो मुझे क्लिक नहीं कर रहा, मैं otherwise की बात करता हूं. किसी चीज का भी मिनिमम मैक्सिमम निकालना है तो उस चीज का डेरिवेटिव निकालें, which is 4t minus 5 and derivative equal to 0. और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि hence का चक्कर क्या था. So 4t minus 5 equals to 0. Therefore t is 5 over 4, 1.25 seconds. अब गौर से देखें, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 1.25 है, ये इसकी मिड वैल्यू है. क्यों है? जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो तब आपको नजर आएगा कि इसके अंदर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है. दैट इज कि आपने यूं करके बनाया और ये ग्राफ यूं करके बना. एक मिनट. सो दिस इज लाइक दिस. ये है आपका 1 और ये है आपका 1.5. तो इसका जो टर्निंग पॉइंट होता है that is 1.25. so x coordinate of turning point is half between the roots. ये इसका ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो ये P1 का कॉन्सेप्ट है. हेंस से भी कर सकते हैं, मैंने डिफरेंशिएशन से भी किया. दोनों मेथड मैंने करके बताया. दिस इज ऑल्टरनेटिव मेथड. अब क्या कह रहे? स्केच नहीं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. अब यहां पर आ जाए, थोड़ा सा इसको यूं करते. सो नाउ व्हेन t is 1.25, वेलोसिटी में प्लग इन करें, which is 2t square minus 5t plus 3. 2t square minus 5t plus 3. यहां पे 1.25 आया, यहां पे 1.25 का स्क्वायर आया. कैलकुलेटर वगैरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आता है नेगेटिव 0.125 मीटर पर सेकेंड. ये चीज यहां पे हो गई. डन है. अच्छा, अब क्या कह रहे? अब ये कह रहे स्केच द वीटी ग्राफ और 3 मार्क दे रहे. देखिए, आपके पास इक्वेशन तो मौजूद है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहली चीज तो ये होगी. उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज पॉजिटिव, देयरफॉर द शेप वुड बी लाइक दिस. इसके जो रूट्स हैं वो है 1 एंड 1.5. इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट है दैट इज 1.25. अब क्या करें? पहले 3 सेकंड्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी व्हेन t इज 0, v कम्स आउट टू बी. प्लग इन करें तो क्या मिलेगा? 3. और उसके बाद जब t की वैल्यू 3 है, v कम्स आउट टू बी 2 into 3 square minus 5 into 3, 2 into 3 square minus 5 into 3 plus 3. That is 9 into 2 is 18 minus 15 plus 3. 3 plus 3 comes out to be 6 meter per second. If I'm not mistaken, these are the values that I get. अच्छा, अब क्या करें? अब यहां पर आपने x एक्सिस बनाई, आपने y एक्सिस बनाया और आप इन 5 मेजर पॉइंट्स को मार्क कर लें. तो 0 पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 0 है. और 0 पे पहला पॉइंट है 3. ये वाला पॉइंट मैंने यूं करके मार्क किया. 0 पे 3 आ गया. ठीक है. अच्छा, उसके बाद यहां पर मैं फिर से लेबल कर रहा हूं. यहां कहीं 1 है, यहां कहीं 1 पॉइंट नहीं, यहां कहीं 1 है, यहां कहीं 2 है, यहां कहीं 3 है. अगला पॉइंट जो मैं मार्क कर रहा हूं वो 3,6 कर रहा हूं. सो 3,6 इज समवेयर हियर. ये दूसरा पॉइंट मार्क हो गया. तीसरा पॉइंट जो है, जो कि मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूं, वो रूट से 1 and 1.5. तो यहां पे 1 है,
और यहाँ पे 1.5 है, ये इसके रूट्स है, तो ये 1 है और ये है 1.5, ये इसके दोनों रूट्स हो गए। और इनके दरमियान जो टर्निंग पॉइंट है वो इसके नीचे है, वो ये रहा, टर्निंग पॉइंट इज 10। तो अब जो आप ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कुछ यूं बनेगा। लेट मी चूज अ पर्पल मार्कर और इसको जरा सा थिन बनाते हैं। ये यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा एंड देन इट गोज लाइक दिस। ठीक है, और जरा अच्छा करना है तो ये यूं कर दें, यूं कर दें, यूं कर दें एंड लाइक दिस। यहां पे लेबलिंग जरूर से कर दीजिएगा। ये है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, ये है टाइम इन सेकंड्स, ये वाला आपका टर्निंग पॉइंट है, दैट इज -0.125, और ये वाली जो वैल्यू है वो 1.25 है। दैट्स हाउ दिस ग्राफ इज ड्रॉन। अच्छा जी, अब आ जाए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द टू टाइम्स व्हेन द पार्टिकल इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। तो एक टाइम था 1 सेकंड, एक टाइम था 1.5 सेकंड्स, और ये तो बच्चों वाला सवाल है। डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रेटिंग बिटवीन दीज टू। बेसिकली वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, वो आपसे एरिया अंडर ग्राफ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन P1 का कॉन्सेप्ट है। दिस इज 1.0, दिस इज 1.5। इक्वेशन इज इक्वेशन कहां चली गई, 2t square minus 5t plus 3. So this is 2t square, this is 2t square minus 5t plus 3 dt. मैं सिर्फ इंटीग्रेट करके छोड़ दूंगा। दैट इज 2t cube over 3 minus 5t square over 2 plus 3t. Between the limits 1.0 and 1.5 evaluate करेंगे and then you get the answer. अच्छा जी, यहाँ पे लाइव चैट पे लोग दुआ भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चले वो भी लिख देते हैं। रब्बी जिदनी इल्मा। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला मैं और चीजें भी डालूंगा, अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर वहां पे और चीजें भी इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। ये चीज भी हो गई। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा इसका भी वो भी पढ़ना है हमने, एक साथ दोनों का पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 is about resolution and looks like it's about friction. आसान सवाल है। A particle P of mass 0.3 kg rests on a rough plane inclined at an angle theta where sin theta is 7/25. एक मिनट के लिए मैं आपको ऊपर ले जा रहा हूं। यहां पर जो है मैंने शायद कुछ ट्राइंगल्स के नाम लिए थे, कहां चले गए, ये रहा। अभी नाम लिया था और माशाल्लाह से वो आ गया। 7, 24, 25 ये वाला ट्राइंगल, 3, 4, 5, 6, 8, 10 भी है, ये अलग है, ये अलग है, ये सबसे कॉमन ट्राइंगल्स है जो आते हैं। तो यहां पर जो है वो 7, 24, 25 की कहानी है। तो यहां मैं लिख देता हूं साइन थीटा इज 7/25। 7 जो है ये ऑपोजिट है, 25 जो है ये हाइपोटेन्यूज है। Therefore, adjacent जो है that is 25 square minus 7 square under root that comes out to be 24. So therefore, cosine of theta is 24/25. ये मैंने निकाल के रख दिया, हो सकता है जरूरत पड़े, हो सकता है नहीं। A horizontal force of magnitude 4 Newton containing a line of slope such and such, the particle is at the point of sliding up. सबसे पहले पार्टिकल इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप, इसको कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। और चूंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, देयरफॉर एफ मैक्स नीचे जाएगा। पहली चीज तो ये है। क्यों? एफ मैक्स के बारे में क्या दो बातें। एफ मैक्स ऑलवेज अपोजेस मोशन, एफ मैक्स ऑलवेज एक्स पैरेलल टू द सरफेस। तो पैरेलल टू द सरफेस है, तो पहला काम तो ये करते हैं कि एफ मैक्स एक थिक सा मार्क कर देते हैं। सो दिस इज एफ मैक्स। पहली चीज तो मैंने ये मार्क कर दी। दूसरी चीज, ये जो 4 न्यूटन फोर्स है इसके कंपोनेंट्स मार्क करते हैं। तो ये वाला 4 न्यूटन, ये तो कुछ ज्यादा ही थिक हो गया, ये 4 न्यूटन यूं जा रहा है और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा है। इसके मैं कंपोनेंट्स मार्क करता हूं। तो एक इसका ये ग्रीन कंपोनेंट लाइक दिस है और दूसरा इसका ये पर्पल कंपोनेंट लाइक दिस है। ठीक है, अब देखिएगा ये थीटा है तो ये भी थीटा है। इस थीटा के लिए ये एडजेसेंट साइड है, सो देयरफॉर दिस इज 4 कोसाइन थीटा। और ये वर्टिकल साइड है, ऑपोजिट साइड है, दिस इज 4 साइन थीटा। यहां तक सही है? मैंने आपको रेजोल्यूशन भी साथ साथ सिखाता जा रहा हूं। अच्छा, अब क्या करूं? अब इसके वेट के कंपोनेंट्स मार्क कर दें।
तो वो जरा ऑरेंजिश में कर देते हैं। ये इसका वेट का एक कंपोनेंट है और वेट का दूसरा कंपोनेंट लाइक दिस है। तो ये वाला जो हो गया, दिस इज 0.3 g कोसाइन थीटा। वेट का हमेशा परपेंडिकुलर कोसाइन होता है, डाउन द प्लेन साइन होता है। दिस इज 0.3 g साइन थीटा। यहां तक सही आ गई। अच्छा जी, अब क्या करें? अब ये करते हैं कि सबसे पहले इसने कहा इक्विलिब्रियम है, कोफिशिएंट हमें यह साबित करना है। फ्रिक्शन के सवाल में सबसे पहले आर निकालते हैं, ठीक है। सो आर इज इक्वल्स टू, देखते जाएं, ये नीचे है, ये नीचे है। सो देयरफॉर 4 sin थीटा, 4 sin थीटा प्लस 0.3 g कोसाइन थीटा। 4 की जगह 4 लिखा, sin थीटा की जगह 7/25 लिखा, 0.3 की जगह 0.3 लिखा, g की जगह 10 लिखा, कोसाइन थीटा की जगह 24/25 लिखा। ये पहली चीज चल रही है। दिस इज 28/25। अभी मल्टीप्लाई कर लें, बाद में देखते जाएंगे। एंड 3 into 24 तो कितना हो गया? 72। सो दैट इज 72/25। 72 और 28 तो 70 और 30, 100 हो गया। 100/25, साफ सुथरा आंसर। दैट कम्स आउट टू बी 4 न्यूटन। F max is mu r, that's mu into 4 which is 4 mu। अब क्या करेंगे? अब जो है वो ये गौर से देखें, ये ऊपर की तरफ है 4 कोसाइन थीटा, ये नीचे है, ये नीचे है। सो mg sin थीटा प्लस f max, दिस इज 0.3 g sin थीटा प्लस f max is equals to 4 कोसाइन थीटा, दैट इज 4 कोसाइन थीटा। फिर से वर्किंग करें, दिस इज 0.3 into 10 into sin theta is 7/25, f max is 4 mu, 4 cosine theta is 24/25। अच्छा जी, अब हो गया 3 7 21/25 प्लस 4 म्यू। देखिए कैलकुलेटर कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, 96/25। 4 म्यू is 96/25 minus 21/25. 96 minus 20, 76, 75, 75/25, that comes out to be 3. Saaf suthra. Therefore, mu is equals to 3/4, and this is the answer that I get. So this is distinction material working. That's how you should do it to obtain a distinction. चले, ये वाला भी हो गया। अच्छा, अब क्या करें? एक मिनट, मैं जरा देख लूं सारा सेट है। ठीक है, आगे बात बढ़ाते हैं। The force acting horizontally is replaced by a force of magnitude 4 Newton acting up the plane parallel to the line of greatest load। बहुत ही अच्छे सिंपल कंसेप्चुअल सवाल पूछ रहे हैं। यहां पर इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर आपका वही पार्टिकल है, ठीक है, मैंने इस तरह करके बना दिया। और उसके बाद जो है ये 4 न्यूटन अब द प्लेन हो गया। तो यहां पे आप इसको यूं करके ड्रॉ कर दें, ये हो गया 4 न्यूटन। सो दिस इज 4 न्यूटन। इसको जरा सा कम थिक कर देते हैं। सो दैट इज 4 न्यूटन। अच्छा जी, बाकी सारे वही चीज है, 0.3 g साइन थीटा, दिस इज 0.3 g कोसाइन थीटा, दिस इज r। और फ्रिक्शन कहां है? The force it's at the point of acting up the plane, find the acceleration of p। इसका मतलब है ये इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, so f max is down, so therefore f max is down। फिर से आप r निकालेंगे, म्यू तो अब मिल चुका है, म्यू is 3/4, r is 0.3 g cosine theta, that's 0.3 into 10 cosine theta की वैल्यू कहां चली गई? cosine theta की वैल्यू है 24/25। So 3 into 24, that is 72/25. F max is mu r, that is 3/4 into 72/25. So 4 ones are और 18 हो गया ना? So 18 into 3, so 3/4 of 72, that's 18 multiplied by 3, that is 54/25. That is 54/25. उसके बाद क्या करूं? उसके बाद जो है यहां पर आपने करना यह है कि अब आपने कहना है ये ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो 4 न्यूटन
minus mg sine theta, that's 0.3 into g into sine theta minus f max is equals to mass into acceleration. 4 अपनी जगह पे, 0.3 है, 10 है, sin theta is 7 over 25, f max जो है 54 over 25 is equals to 0.38. So 3 sevens are 21, 21 और 54, ये कितना हो गया? 21 plus 54, that is 75. 75 over 25, that is 3. So 4 minus 3 is equals to 0.3a. So therefore 1 is equals to 0.3a, 10 is equals to 3a. अच्छा, यहां पर जो है acceleration comes out to be 10 over 3 और 3/1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्रैक्शन में ही छोड़ दे. ये आपका acceleration of p आ गया. It's going up and it's a positive acceleration. ये भी डन हो गया. Now it says starting with p at rest. अब क्या चाह रहे हैं? And a force of 4 Newton acting parallel to the plane for 3 seconds, it is then removed. ठीक है. अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि 4 न्यूटन जो है वो एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन तो यही है 10 over 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियली इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. टाइम जो है वो 3 सेकेंड्स है. तो जब वो फोर्स एक्ट कर रही है उसका डिस्प्लेसमेंट निकालें while that force is acting. So ut, that is 0 plus half into a into t square, that is 3 into 3. मैंने जानते बूझते यूं लिखा. 3 3 कैंसिल हो गया, इस तरह कैंसिल करें. 2 1s are 2 5s are, ये 3 कैंसिल हो गया. 5 into 3 हो गया 15 meters. This is 15 meters. This is while, ये कब हो रहा है? While a 4 Newton acts for 3 seconds. ये हो गया एक डिस्टेंस. इसको साइड पे करना. अब जब ये हटा दिया तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो फॉरवर्ड फोर्स है 4 न्यूटन वो गायब हो गई. सो बेसिकली यू हैव 0 minus mg sin theta minus mu mg cosine theta is equals to mass into acceleration. बात समझ में आई? अब जो mg sin theta है, क्या उसकी वैल्यू है मेरे पास? मेरे पास उसकी वैल्यू ये रही. mg sin theta ये रहा और f max ये रहा. So this is 3 sevens are 21 over 25 and this is 54 over 25. So this is 21 over 25 negative sign and this is 54 over 25. This is mass which is 0.3 into acceleration a. ये हो गया -3 is 0.3a and therefore -3 divided by 0.3 is a. इत्तेफाक की बात है, a comes out to be -10 meter per second square. ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई. अब ये एक्सेलरेशन जो पिछले पार्ट की वेलोसिटी थी, फाइंड वेलोसिटी रीच्ड आफ्टर 3 seconds. तो वेलोसिटी रीच्ड आफ्टर 3 seconds वो क्या है? v square is u square plus 2 into a into s. s कितना है? 15. अब इसको सिंप्लीफाई करें. 3 1s are 3 5s are 5 2s are 10. 10 into 10 is 100. v square is 100. Therefore v comes out to be 10 meter per second. So in the next part, final velocity of first stage becomes initial velocity of second stage. बात समझ में आ गई? So therefore u is 10 meter per second, acceleration is -10, final velocity is 0. So now do the working. That working is v square is u square plus 2 into -10 into s. -100 divided by -20 is s. S comes out to be 5 meter. तो अब जरा सा हाईलाइट करें. ये 5 मीटर इंडिविजुअली आया, ये 15 मीटर as 4 न्यूटन की वजह से आया. So therefore the total distance is 15 plus 5 which is 20 meter. So ये था आपका मई जून 2021. अभी मैं एग्जाम रिपोर्ट में जा रहा हूं. वेट, ठीक है, एग्जामिनर रिपोर्ट पे, और इसका वेरिएंट 43 था. अब ये दो क्वेश्चंस को जरा हम गौर से देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 ये था
Candidates were expected to solve the equation, find the minimum velocity. Solution of quadratic equation were straightforward. Several candidates misread the question. अच्छा, क्या misread किया उन्होंने? Finding only the minimum velocity. The most common method of finding this minimum value was differentiation, which usually led to the correct minimum velocity. And a few started the speed. नहीं, ये नहीं करना चाहिए था. Best sketches involved the quadratic shape. Identified the key values using the information found in part 1. Those who did not make a connection with part A or realize the features of a quadratic function often plotted 0, 1, 2, 3. यानी इसका क्या मतलब है? आपको वो सारी चीजें लेनी चाहिए थी जो कि वहां पे टर्निंग पॉइंट पे था. गौर से देखेगा, ये सारी चीजों का ख्याल रखता था. क्वाड्रेटिक था, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर था, रूट से टर्निंग पॉइंट था, इनिशियल क्या था, जहां खत्म हो रही है वो क्या बात थी, ये सारे का ख्याल रखता है. किसी ने 1 और 2 टर्निंग, मोर देन 1 टर्निंग पॉइंट भी किया. आई डोंट नो हु आर दीस पीपल. अच्छा जी, अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं इंटीग्रेशन वाज फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद द करेक्ट लिमिट्स टू फाइंड द डिस्टेंस. सो दिस इज द राइट अप्रोच, ये होना चाहिए. Visit the integration was nearly always correct. The limits sometimes include extra time intervals. I don't know ये कैसे किया. कुछ लोगों ने 0 से लेके 1 किया और 1.5 से 2 किया. The final answer was sometimes left as this, showing displacement rather than distance. देखें, ये जो होता है एरिया अंडर ग्राफ, ये जो एरिया अंडर ग्राफ है, that always comes out to be negative. Area under x axis will come out to be negative. आपने क्या करना है? रिमूव नेगेटिव साइन, बिकॉज यू आर ओनली डीलिंग विद द डिस्टेंस. कुछ लोगों ने ट्राइंगल बनाया, कुछ लोगों ने कुछ किया, एंड सो ऑन. इग्नोर दैट. क्वेश्चन नंबर 7, दिस वाज अ शो दैट क्वेश्चन, यानी with exact answer given, requiring clear and exact working. तो एग्जामिनर को साफ सुथरी वर्किंग चाहिए थी. Sin theta was given an exact value. It was possible to find cosine theta without calculating and using an approximate value. So cosine theta ढूंढना चाहिए था without calculating, without approximating value. The solution involved resolving parallel and perpendicular to the plane. वो हमने सारा कुछ किया है. Exact values में working की है, and then so on. Second part जो था, that was application of Newton's second law. Component of weight, friction, 4 Newton, common error was to assume, हाँ, common error क्या था? Was to assume that the friction force was unchanged. 10 ये सारा कुछ था, और चूंकि वो फोर्स का कंपोनेंट चेंज हुआ, देखिए यहां देखें, यहां पे जो R था वो this प्लस this था पहले पार्ट. दूसरे वाले पार्ट में R सिर्फ ये था. जब सिर्फ R ये होगा तो F max is changed, ये आपको ख्याल रखना था. उसके बाद पार्ट सी में क्या था? पार्ट सी में ये था मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन, which was not always attempted. The problem involved 2 stages of motion before and after the removal of the 4 Newton force. तो kinematics seem to haunt people. kinematics से लोग डरते हैं. यहां पे भी जरा देख लो, ठीक है. और उसके बाद क्या है? Hence calculated the initial acceleration, और ये equations of motion की बात कर रहा है. उसके बाद कह रहे हैं main errors arose when calculating the acceleration after the removal of 4 Newton force. This required another application of F is equals to ma, क्योंकि अब वो decelerate हो रहा है. और उसके बाद लोगों ने फ्रिक्शन का ख्याल नहीं किया, फ्रिक्शन की डायरेक्शंस ऑपोजिट की, फ्रिक्शनल फोर्स स्टिल इंक्लूडेड द 4 न्यूटन फोर्स, एंड सो ऑन. तो ये सारी चीजें की, एंड दैट फिनिशेस आवर पेपर. तो इंशाल्लाह ताला और जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह ताला फिर मैं डालता हूं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इंशाल्लाह ताला ताकि आपकी बेहतरीन किस्म की तैयारी हो.